तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, x और y 2 पॉइंट्स हैं रोड में। कंसिस्टेंटली बसेस आर डिपार्टिंग फ्रॉम y टू x। वहां पे कंसिस्टेंटली बस डिपार्ट हो रही है ना, तो y टू x भी बस जा रही है एंड x टू y भी जा रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों x से y जाए या y से x जाए, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से निकल रही हैं और लगातार t मिनट्स के बाद निकलती है। मतलब x में अगर पहली बस गई है, उसके जस्ट t मिनट्स के बाद दूसरी बस निकलेगी, उसके t मिनट्स के बाद तीसरी बस निकलेगी। वैसा ही y के साथ होना है। y से जो बस निकली है उसके t मिनट्स के बाद फिर दूसरी निकलनी है, फिर t मिनट्स के बाद तीसरी निकलनी है। यानी बस का जो डिपार्चर है वो हर t मिनट्स के बाद होगा, दोनों एंड से, x टू y और y टू x। फिर ये बोला गया साइकिलिस्ट राइडिंग फ्रॉम x टू y एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो साइकिलिस्ट कहीं बीच में है उस रोड में और वो x टू y की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। फिर बोला गया एवरी 18 मिनट्स अ बस ओवरटेक्स हिम इन द डायरेक्शन, इन हिज डायरेक्शन। यानी कि जो उसके पीछे से बस आ रही है वो हर कितने देर में उसको क्रॉस करती है, तो हर 18 मिनट्स में क्रॉस करती है। फिर जो उसके सामने से बस आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उन दो बसों के बीच में जो क्रॉस करने का समय है, मतलब एक बस क्रॉस की फिर दूसरी बस क्रॉस की, उसमें 6 मिनट लगते हैं। ये उसने बता दिया अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको बताना है कि वो जो बस की स्पीड्स है वो कितनी है, और जो टाइम गैप है जो हम t मिनट्स बोल रहे हैं इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालना है जो t मिनट्स बोल रहे हैं, है ना। तो ये देखो बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो मान लो ये वाला पॉइंट आपका x है और ये वाला पॉइंट आपका y है। तो यहाँ से हर t मिनट्स में बस निकल रही है, यहाँ पे भी हर t मिनट्स में, और बीच में बच्चों कहीं पर तो यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, ये साइकिलिस्ट है ना। तो ये आप मान लो कि भाई इस तरीके से साइकिलिस्ट है ना। तो इस तरीके से ये साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है और ये कितनी रफ्तार से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बच्चों, एक चीज मान लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ से पहली बस निकली होगी तो वो यहाँ कहीं पहुंच गई होगी, और t मिनट्स के बाद जब यहाँ से दूसरी बस निकली होगी, और ये इसकी रफ्तार तो कांस्टेंट है ना, v रफ्तार से जा रहा है, वैसे यहाँ पे भी वो v रफ्तार से ही जा रहा है। बस निकल चुकी होगी जब, तो v वेलोसिटी से गई होगी y टू x, और फिर t मिनट्स के बाद यहाँ से दूसरी बस निकलेगी। तो इनके बीच में गैप कितना है, एक बस से दूसरी बस के बीच में टोटल गैप कितना है, लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रफ्तार से भाग रही है और t मिनट्स के बाद दूसरी बस निकलेगी। तो t मिनट्स तक ये पहली जो बस है ये कितना डिस्टेंस कवर कर ली हो चुकी होगी बच्चों। अगर इसको l मान लें तो ये हो जाएगा vt। यानी कि हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा ले लो आप, लेट स्मॉल एल बी द सेपरेशन बी द सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू बसेस। तो दो बसेस चाहे वो y से x की तरफ जाए या x से y की तरफ जाए, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इतना ही रहने वाला है। ये भी सेपरेशन vt ही रहेगा, ये भी l ही रहेगा, है ना। ये बात हमें समझ में आती है। टू बसेस, तो हमने ये मान लिया, तो l की जो वैल्यू है वो हो जाएगा कैपिटल V इंटू टी। कैपिटल V इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बस एंड t इज द एवरी t मिनट्स जब बस को डिपार्ट हो रही है ना। तो ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन लगाएं जरा। तो यहाँ पे कैसे रिलेटिव मोशन लगाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे। देखो जब यहाँ पर एक बस जो x से y जा रही है, x से y इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्या बच्चों, साइकिलिस्ट। तो जब ये बस ऐसे जा रही थी इधर से, तो ये क्रॉस करने के बाद ये दूसरी बस इसको क्रॉस करेगी, लेकिन क्योंकि ये भी चल रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको सोच पाना, है ना। बाकी ये बस निकली और इसके पीछे जो बस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो तो l है, ये तो हमें पता है, ये अभी हमने बताया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक काम करो, इसको रोक लो,
रोकने का तरीका क्या है, रिलेटिव मोशन लगाओ। तो आप क्या करो कि साइकिलिस्ट के फ्रेम में आ जाओ। जैसे ही आप साइकिलिस्ट के फ्रेम में आओगे तो साइकिलिस्ट खुद कैसा हो जाएगा बच्चों, रेस्ट पर। अगर हम साइकिलिस्ट के फ्रेम में आ जाएंगे तो साइकिलिस्ट के नजरिए से देखने पर साइकिलिस्ट में आत्मा बनकर बैठ जाओ। तो वहां से आप साइकिलिस्ट के फ्रेम से देखोगे तो ये साइकिलिस्ट जो है वो रेस्ट रेस्ट पे आ जाएगा। अब देखो, अब एक बस क्रॉस की, लेकिन अब जो ये बस क्रॉस करेगी इसको, ये वी स्पीड से करेगी कि साइकिलिस्ट के फ्रेम वाली से करेगी, साइकिलिस्ट के फ्रेम। तो इसको क्या करना चाहिए हमें, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दो। तो अगर आप रिवर्स करके इसको दोगे 10 किलोमीटर, और उसको मान लो v किलोमीटर/आवर, तो जो x से y वाली बस जा रही है उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको अगर आप उल्टा करके दे दोगे तो ये v आगे की तरफ 10 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो साइकिलिस्ट के फ्रेम में इसकी स्पीड हो जाएगी v-10। यानी अब साइकिलिस्ट रेस्ट पे रह चुका है और जो उसकी डायरेक्शन में बस आ रही है उसकी स्पीड साइकिलिस्ट के फ्रेम में कितनी हो गई है, v-10। अब ये एक बस क्रॉस करने के बाद जब ये दूसरी बस क्रॉस करेगी, इसको ओवरटेक करेगी, तो इस पूरे मोशन के दौरान उसको कितना समय लग चुका है बच्चों, टोटल 18 मिनट्स। और उसने दूरी कितनी कवर की है, l, और कितनी रफ्तार से की है, साइकिलिस्ट तो रेस्ट पर है, तो v-10 है ना। तो हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम लगा सकते हैं फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्पीड कितनी है बच्चों, v-10 है ना, और उसके बाद इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बच्चों, l। लेकिन क्या है ना कि हमने यहाँ पे वेलोसिटीज जो ली हैं वो किलोमीटर/आवर में ली है, इसलिए हमें इस टाइम भी आवर्स में लिखना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को आप लिख सकते हो l अपॉन 18 को आवर्स में करोगे तो 18/60 करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18/60 आवर्स होगा ना, तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप दूसरी इक्वेशन बनाए तो देखो, फिर साइकिलिस्ट के फ्रेम में तो साइकिलिस्ट रेस्ट में, और इसकी स्पीड को उल्टा करके दूसरी बस को दो जो y से x की तरफ आ रही है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो साइकिलिस्ट के फ्रेम में जो इस y to x आने वाला अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली बस है उसकी रफ्तार हो जाएगी v+10। अब v और 10 जुड़ जाएंगे, और इसको अभी भी दूरी कितनी कवर करनी है भाई, l, क्योंकि एक बस यहां से ऐसे जा रही होगी फिर ये क्रॉस करेगी, तब तक दोनों के बीच का गैप जो है वो l रहेगा। और यहाँ पे v+10 से स्पीड से अगर साइकिलिस्ट रेस्ट पर है तो जो टाइम लगा वो बोला जा रहा है 6 मिनट। देखो स्पीड ज्यादा हो गई ना साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में, तो टाइम कम लेगा, और वही बता रहा है वो कि 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फिर से हम ये लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी बच्चों सेकंड केस में v+10 इज इक्वल टू l डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना बच्चों, 6 मिनट, तो इसको भी आप कन्वर्ट करो तो 6/60 करना पड़ेगा आवर्स में। तो ये इक्वेशन नंबर आपका बच्चों 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो आप ऐसा कर लो 1 डिवाइड बाई 2 सेकंड इक्वेशन, तो ये आ जाएगा v-10 डिवाइड बाई v+10 इज इक्वल्स टू, देखो ये 60, ऐसा लिख लो आप 60 इंटू एल डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 60 इंटू एल डिवाइड बाई 6। तो ये 60L कैंसल, 6 ऊपर जाएगा तो ये 6/18 आ जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो 18 को उधर मल्टीप्लाई करो तो ये दिस इज 18v माइनस 180 इज इक्वल्स टू 6v प्लस 60, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, इधर किया ये इधर किया, ठीक। अब इसमें देखो भाई 6v को इधर ले आओ तो ये आपका आ जाएगा 18v माइनस 6v इज इक्वल्स टू 180 को उधर ले जाओ तो 180 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा बच्चों 240, है ना। करके देखो आप 240 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना उधर जाके, तो ये हो जाएगा 12v इज इक्वल्स टू 240। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 20, तो 20 किलोमीटर/आवर, क्योंकि हमने किलोमीटर/आवर में स्पीड मानी थी। तो ये आपका 20 किलोमीटर/आवर इज द आंसर, है ना बच्चों। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। एक आंसर तो निकाल दिया हमने, वो एक आंसर क्या है भाई,
कि आपने क्या निकाल लिया है कि स्पीड जिससे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स और वाई से बस निकल रही है। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है भाई, टाइम भी तो निकालना है, कैपिटल टी की वैल्यू। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, L इज इक्वल टू वी टी, तो L की वैल्यू निकाल दो तो T की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि V निकाल चुके हैं हम। तो किसी भी एक इक्वेशन में V की वैल्यू रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो आप। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 V की वैल्यू 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू L इंटू 60 बाई 18। तो ये बचेगा बच्चों 10 और 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाइड बाई 60। तो L की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 बाई 60, है ना, 180 बाई 60, और 180 बाई 60 करोगे तो ये 3 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर्स में चलेगा ना, किलोमीटर पर आवर में चल रहा था। तो L की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर, है ना। तो हर 3 किलोमीटर की दूरी पे है दो दो बस, चाहे वो एक्स से वाई जाए या वाई से एक्स आए। उसके बाद फिर आपका क्या निकालना है भाई, कैपिटल टी, टाइम निकालना। तो यहाँ से आप निकाल लो जो मेन इक्वेशन हमारी है, L बाई वी। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/20। अच्छा ये मिनट्स में था, ये आवर्स में आएगा आंसर, किलोमीटर पर आवर। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये टाइम मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 20 और ये 60 3 से जाएगा तो 3 इंटू 3। तो जो आ गया बच्चों आंसर वो आ गया 9 मिनट्स। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो 9 मिनट्स, हर 9 मिनट में बस निकल रही है, डिपार्ट कर रही है, और 20 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट रफ्तार से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे जाते हैं कई बार, उन्हें भी समझना जरूरी है ना। ये है मूविंग फ्रेम वाले सवाल। इसमें आपका फ्रेम जो है वो मूव कर रहा होता है और उसमें से पार्टिकल डिटैच होता है ना। तो क्या होता है वो पहले हम समझे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसा एक्सपीरियंस किया है कई बार कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो कभी ट्रेन जैसे रुकने वाली होती है या रुक रही होती है प्लेटफॉर्म में, लेकिन आप अगर जल्दबाजी में हो तो आप ट्रेन से कूद जाते हो, है ना, ट्रेन के रुकने का इंतजार नहीं करते हो। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप ट्रेन से कूदते हो प्लेटफॉर्म में, तो ट्रेन की डायरेक्शन में आप कूदना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में आप फिर भागना चालू करते हो, फिर अपने आप को रोकते हो। अगर आप ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में कूदोगे, मतलब आपकी ट्रेन इधर है और राइट साइड है उसकी स्पीड और आपकी मुंडी लेफ्ट साइड है, तो आप उतरोगे तो आप गिर जाओगे। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो ट्रेन की रफ्तार होती है उस समय, वो रफ्तार आपकी भी होती है। तो जब आप ग्राउंड पे कूदते हैं तो आप एक्चुअली में ट्रेन की रफ्तार के बराबर आपकी रफ्तार होती है। तो अगर आप उससे मैच अप करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे फिर, या यहाँ पर फिर स्लाइड कर जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। फिर वो फ्रिक्शन के कारण आप रुक जाते हो, है ना। लेकिन जिस समय आप ट्रेन से कूदे थे या जिस समय कोई भी पार्टिकल किसी मूविंग फ्रेम से डिटैच होता है, तो वो उस समय की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। अब बच्चों ये ट्रेन मान लीजिए कि एक्सलरेट भी हो रही थी या डी एक्सलरेट हो रही थी, तेजी बढ़ रही थी या फिर आपका रुक रही थी, जो भी आपको मानना है। तो उस समय एक्सेलरेशन ए रहा होगा, लेकिन जब पार्टिकल फ्रेम से डिटैच हो जाएगा तो ये एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करेगा। मूविंग फ्रेम का पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करता है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको भी एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा तो आपके कूदने के बाद आपकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और आप बहुत तेजी से भागने लगो। आप धीरे धीरे रुक जाते हो। एक्चुअली में आप सिर्फ क्या एक्वायर कर रहे होते हो, वेलोसिटी, उस इंस्टेंट की जिस इंस्टेंट पे आप फ्रेम से डिटैच होते हो, मूविंग फ्रेम से, लेकिन एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी कुल मिला के पॉइंट ये है कि जिस भी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल को डिटैच किया जाएगा मूविंग फ्रेम से, तो उस मूविंग फ्रेम पर, उस इंस्टेंट पर, उस मूविंग फ्रेम की क्या रफ्तार थी, वो रफ्तार एक्वायर कर लेता है पार्टिकल। मतलब वो स्पीड रहेगी उस पार्टिकल की, बट उसका एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन उसके हिसाब से नहीं रहेगा मूविंग फ्रेम से, वो दूसरे कंडीशन के हिसाब से रहेगा जो हम अलग अलग क्वेश्चंस में देखेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसको आप पहले तो लिख लो कि भाई व्हेन पार्टिकल, मूविंग फ्रेम के कॉन्सेप्ट में आप ये लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। व्हेन अ पार्टिकल, आगे चलकर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन,
तो वहां पे भी ये पॉइंट बड़ा काम आएगा। इसलिए ये अभी के लिए नहीं है, ये बाद में भी बहुत काम आने वाला है ना। तो आप ये याद रखेंगे कि when a particle is is detached detached from a moving frame then it acquires the वेलोसिटी बोल रहा हूं बच्चों, मतलब उस इंस्टेंट की स्पीड और उस इंस्टेंट की डायरेक्शन दोनों एक्वायर करेगा, है ना, इसका मतलब ये है। तो इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम सिर्फ उस इंस्टेंट की बात हो रही है, उसके बाद वो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। लेकिन जिस इंस्टेंट पे डिटैच हुआ है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो उसकी वेलोसिटी एक्वायर करेगा ऑफ टाइम, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट it does not acquire the acceleration of मूविंग फ्रेम। तो बच्चों याद रखना है कि मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी क्या एक्वायर करेगा बच्चों, वेलोसिटी, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। इस पे अब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, उसमें कुछ और भी चर्चाएं मैं आपको कराऊंगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये बोला गया कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड में इस तरीके से ऐसे एक, आप जानते हो ना, ऐसे बैलून होता है एक बहुत बड़ा, ऐसे बैलून, यहाँ पे उसमें एक ऐसे काट लगा होता है, इसमें आदमी बैठते हैं और ये बैलून ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ये आपका बैलून है, ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रफ्तार से, है ना, ऊपर की तरफ। मतलब ग्रेविटी भले ही लग रही है लेकिन को कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर की तरफ अपनी हाइट इंक्रीज करता है, वो बताया गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इसका ये स्टार्ट करना चालू करता है मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आफ्टर आफ्टर 5 सेकेंड्स मैन, जो इसके अंदर आदमी है, मैन ड्रॉप्स अ कॉइन। आफ्टर 5 सेकेंड मैन ड्रॉप्स अ कॉइन। तो 5 सेकेंड के बाद जब बैलून पे मैन है तो मैन जो है वो कॉइन को ड्रॉप कर रहा है ना। कॉइन ड्रॉप्स अ कॉइन, देन फाइंड द टाइम taken by coin to reach the ground. Find the time taken by coin to reach the ground. तो ग्राउंड पे गिरने के लिए कॉइन कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा क्या भाई, है ना। तो आप देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आप ये देखें कि 5 सेकंड के बाद ये बैलून और आदमी कितने ऊपर होगा, कितनी हाइट पे होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम ये चेक कर लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद ये बैलून कितने हाइट पे होगा भाई, ये मैन और बैलून। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर कर लेगा, 5 इंटू 10 मतलब 50 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आफ्टर 5 सेकंड एट t इक्वल टू 5 सेकंड इसकी पोजीशन ये होगी, ग्राउंड से कितने ऊपर पहुंच चुका है ऑलरेडी, वो 50 मीटर। अब यहाँ पर वो एक क्या करेगा बच्चों, एक कॉइन को ड्रॉप करेगा।
अब जैसे इस कॉइन को वो छोड़ेगा तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ये तो मूविंग फ्रेम है। अब इससे एक पार्टिकल डिटैच हो रहा है मूविंग फ्रेम से, तो जब इस कॉइन को उसने छोड़ा तो कॉइन ने क्या एक्वायर कर ली, जो फ्रेम की वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकंड कॉइन की। अब जैसे इसको छोड़ा तो अब ये बैलून से हट गया, अब बैलून का कोई रोल नहीं है। अब ये कॉइन क्या करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये इस टाइप का है कि 50 मीटर पर सेकंड में कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका गया तो वो ऊपर जाएगा कुछ, और फिर पलटी मारकर बच्चों कैसा आएगा, नीचे आएगा। तो अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो उसको कॉइन का मोशन ऐसा दिखाई देगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड वाले आदमी को ऐसा लगेगा कि ये कॉइन जो है बच्चों वो ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर जाके उसने पलटी मारी और फिर वो नीचे आया। तो इस पूरे में जब तक वो ग्राउंड पे पहुंच नहीं जाता है तब तक उसको कितना समय लगा वो समय आपको निकालना है। तो अब हम ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं कॉइन का हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। जैसे ही हमने फ्रेम से डिटैच किया उस टाइम पे हमने उस फ्रेम की उसकी वेलोसिटी ले ली। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा तो अब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा जी। ये हमें बात समझ में आती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ग्राउंड पहुंचने तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अब बच्चों आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको कई बार बोला है कि जहां से पार्टिकल को छोड़ा जाता है उसको ओरिजिन मान लेना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानना चाहिए और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानना चाहिए। अब आप सॉल्व कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। देखो कैसे, कि भाई आप देख पा रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड। आपका जो बच्चों टाइम है वो निकालना है इन रीचिंग द ग्राउंड। अच्छा, जितना टाइम निकालना उस टाइम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस पार्टिकल से ग्राउंड तक का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है इसलिए -50 मीटर, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। और आपको क्या पता है, एक चीज हमेशा ही पता रहती है, जैसे ये इस बैलून से डिटैच हो गया तो फिर ये मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, है ना, ग्रेविटी के अंडर में आ गया तो एक्सेलरेशन लगेगा -g। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों चीजें आती हैं, तो फाइनल वेलोसिटी गायब है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो भाई। तो आप लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना। तो s की वैल्यू बच्चों -50, u की वैल्यू 10 इंटू t, और ये -12g इंटू t², है ना। तो हाफ से g 10 ले लो तो ये 5 हो जाएगा, तो उसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5t²। 10 को उधर ले जाओगे तो -10t, और -50 तो है ही, इज इक्वल टू 0। तो 5 से डिवाइड कर दो बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, t² माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू बच्चों -2 है तो ये 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस माइनस रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 -4ac, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4ac मतलब 40 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू बच्चों 1 है। तो यहाँ पे देखो ये 2 माइनस के साथ ये वाला 2 से बड़ा है क्वांटिटी, है ना, तो माइनस वाला नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव टाइम आ जाएगा, एक ही टाइम पॉसिबल है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू आप ले लो। तो अगर हम प्लस वाली वैल्यू ले लें तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2 है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस वाला टाइम आ गया, ये 44 हो जाएगा। 4 को बाहर लोगे तो ये 2 अंडर रूट 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है टाइम इन रीचिंग द ग्राउंड वो हो जाएगा बच्चों 1 प्लस रूट 11 सेकेंड्स, है ना, 1 प्लस रूट 11 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब ये बढ़िया तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का ग्राउंड से, है ना। कई बार अब बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम बैलून के फ्रेम से देखें तो बैलून के फ्रेम में जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है, आ तो जाएगा आपका आंसर, लेकिन आप सही तरीके से रिलेटिव मोशन लगा पाओ तो आपका आंसर आएगा। इसलिए ग्राउंड फ्रेम में ये आंसर आसान होता है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ग्राउंड रेस्ट पर है और सिर्फ आपको किसका मोशन एनालाइज करना है, कॉइन का। अब देखो बच्चों, जब आप बैलून के फ्रेम से देखोगे तो ये जो बैलून वाला मैन है ना, उसको ऐसा पाथ नहीं दिखाई देगा इस कॉइन का, उसको अलग पाथ दिखाई देगा। जब आप बैलून पे खड़े होकर अगर कॉइन को ड्रॉप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कॉइन है वो नीचे जा रहा है, जिसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है बच्चों, 0। वो क्यों ऐसा लगेगा, ग्राउंड वाले आदमी को लगेगा कि वो ऊपर गया और फिर नीचे आया।
बैलून वाले आदमी को नहीं लगेगा ऐसा, बैलून वाले आदमी को तो लगेगा कि वो नीचे ही जा रहा है। अब ऐसा क्यों लगता है उसका पहले तो कारण समझे आप। हो क्या रहा है कि जब जो आपका बैलून है बच्चों, उसमें से ये कॉइन ड्रॉप किया गया था, तो इसकी अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूं, तो ग्राउंड फ्रेम से इसको देखें अगर बैलून वाले आदमी को, तो उसको ऐसा क्यों महसूस होगा कि उसने ड्रॉप किया है तो ये नीचे ही जा रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैलून है ये तो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इसने एक्वायर तो कर ली वेलोसिटी, बट नीचे एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो आप सोचो 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर ऊपर कवर कर चुका होगा, लेकिन क्योंकि इसमें जी लग चुका है नीचे और इनिशियल स्पीड 3 थी, तो इसकी वो रफ्तार नहीं होगी, तो ये कुछ नीचे रह जाएगा। ये उतनी हाइट कवर नहीं करेगा ना जितनी बैलून कर रहा है, क्योंकि बैलून में तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड एक्वायर किया है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो इसकी स्पीड कम होगी, तो ये थोड़ा कम ऊपर जाएगा। ज्यादा ऊपर कौन चले जाएगा? बैलून। तो बैलून वाले आदमी को तो ये लगेगा ना कि कॉइन मेरे से नीचे है, तो इसका मतलब उसने जब छोड़ा तो कॉइन नीचे की तरफ जा रहा है, उसको ऐसा एहसास हो रहा है। इसलिए जब आप बैलून वाले फ्रेम में जाएंगे, आप बैलून्स के फ्रेम में चले जाओ, तो ये मोशन इंटायरली डिफरेंट महसूस होगा जो आदमी बैलून पे बैठकर देख रहा है। यानी उसको कैसा महसूस होगा कि भाई जब उसने ये कॉइन को छोड़ा, ये 50 मीटर की दूरी पे थी, 50 मीटर, तो उसने जब कॉइन को छोड़ा तो उसको ऐसा लगेगा कि कॉइन को उसने ड्रॉप किया है और ये कॉइन नीचे ऐसे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से। उसको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि पहले ऊपर गया नीचे गया। ये किसको दिखाई देगा? ग्राउंड वाले आदमी को। बैलून वाले आदमी के लिए तो ये कॉइन हमेशा उसके नीचे ही रहेगा, तो इसको ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देगा। ये बात आपको समझना है। लेकिन जैसे ही आप बैलून के फ्रेम में चले गए तो सिर्फ इस कॉइन के साथ दिक्कत नहीं है। आप देखो तो अगर देखें तो बैलून के फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, क्योंकि देखो ग्राउंड फ्रेम में कॉइन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, ये देखो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। अब बैलून के फ्रेम में चले गए तो बैलून की स्पीड जो है वो उल्टा करके इसको दे दो, तो ये नीचे की तरफ दोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 माइनस 10। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन है इन फ्रेम ऑफ बैलून, वो तो जीरो हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आप ग्राउंड को रेस्ट पे नहीं मान सकते हो। अगर ये जीरो करके आपने ये आंसर लगा दिया ना तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। आप जब बैलून के फ्रेम में, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना ग्राउंड से, और वो कब बढ़ेगा? अगर बैलून के फ्रेम में चले गए तो बैलून तो रेस्ट पे आ गया, तो आपको बैलून की स्पीड उल्टी करके ग्राउंड को देनी पड़ेगी। मतलब ग्राउंड ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्राउंड में पहुंचने तक की दूरी, तो ग्राउंड तो खुद ही चल रहा है, तो टी समय निकालना है। तो मान लो बैलून नीचे टी समय पे आया, उतने ही टी समय पर, उतने टी समय पर बच्चों ग्राउंड खुद कितने नीचे आ गया? 10 टी। तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो टाइम निकालना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में 50 मीटर नहीं हुआ है इस केस में, बैलून के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 50 प्लस 10 टी, तो माइनस 50 प्लस 10 टी ये लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों यही इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी आपको। देखो माइनस 10 टी, माइनस 50 और इधर 5 टी स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी माइनस साइन होगा क्योंकि जी माइनस में लिया है, तो ये इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस में होंगे, फिर वो कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन आएगी। लेकिन बच्चे जब इसमें रिलेटिव मोशन लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये ग्राउंड को लेना भूल जाते हैं 10 मीटर पर सेकंड बैलून के फ्रेम में, तो फिर उनका आंसर गड़बड़ आ जाता है। वो ये 10 टी नहीं लिखते, फिर वो माइनस 50 लिखते हैं, तो दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाती है और आंसर नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं कि सर रिलेटिव मोशन से तो आता ही नहीं आंसर। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन आपने टफ कर लिया एक्चुअली में। यहाँ पे देखो ग्राउंड फ्रेम में करने पर एक ही मोशन एनालाइज करना पड़ता था, तो वो आसानी से सॉल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब आप सॉल्व करने गए हो तो आपने ग्राउंड को तो कंसीडर किया ही नहीं कि उसमें भी तो रिलेटिव मोशन लगेगा ना, क्योंकि इसके लगातार गैप बढ़ रहा है बैलून और ग्राउंड के बीच में। वो गैप को आपने खत्म कर दिया अगर इसको रेस्ट में मान लोगे ग्राउंड को, वो गैप तो मेंटेन रहना चाहिए। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अननेसेसरी रिलेटिव का सोचकर क्वेश्चन को टफ कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए ये समझना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन मुझे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। रिलेटिव मोशन तब लगाना चाहिए जब आपका दो पार्टिकल मूव कर रहे हो और उसके बाद उसको लगाने पर एक रेस्ट पे आ जाए तो आसानी हो जाती है। यहाँ पे जब आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो एक रेस्ट पे था ही ऑलरेडी,
सिर्फ कॉइन का मोशन एनालाइज करना था, तो अननेसेसरी वहां पे रिलेटिव मोशन लगाने का कोई कंसेप्ट, कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। तो ये बातें बच्चों आपको प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आप धीरे धीरे सीखोगे। तो आई होप आपको यहाँ तक, इस पॉइंट तक क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने एक सवाल किया, उसमें देखो ग्राउंड फ्रेम में आसान हो रहा था वो सवाल करना, रिलेटिव मोशन लगाकर हमने उसको टफ कर लिया था। लेकिन कई बार ऐसे भी सवाल होंगे जहां पर रिलेटिव मोशन लगाने से आसान होगा, ग्राउंड फ्रेम से करना टफ होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको मेरी बात और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई एक लिफ्ट है ना, इस तरीके से मान लीजिए कि एक लिफ्ट है ये, और ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चों। और लिफ्ट में इस तरीके से एक रैंप बना हुआ है, और ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट का फ्लोर नीचे है बट उस पे एक रैंप बना हुआ है ऐसे, और ये जो रैंप है ये 20 मीटर हाइट का है, ये बताया गया आपको। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है इस रैंप पर, और वो एक कॉइन को बच्चों क्या कर रहा है कि यहाँ से रिलीज कर रहा है, कॉइन को रिलीज कर रहा है ना। तो जब ये कॉइन को रिलीज करेगा तो ये जो कॉइन है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो लिफ्ट के सरफेस को, लिफ्ट की फ्लोर को क्या करेगा, हिट करेगा। तो कितने समय के बाद हिट करेगा ये आपसे पूछा गया। तो फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन रीचेस द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। तो आपको वो टाइम बताना है जब वो फ्लोर को रीच कर जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, अगर आप इसको वैसे ही सोचें ग्राउंड फ्रेम से, जैसे अभी हमने बैलून वाला क्वेश्चन किया था, तो आप देखें तो इसका मोशन कैसा होगा बच्चों, इस कॉइन का, इस कॉइन का मोशन ये होगा कि ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देखेंगे यहां से, तो यहाँ पे आप देखो ये कॉइन जो है वो जिस समय ड्रॉप हुआ तो किसकी स्पीड एक्वायर कर लेगा, फ्रेम की। तो लिफ्ट के फ्रेम की या इस आदमी की स्पीड ऊपर की तरफ 20 थी, तो उसने 20 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर ली, है ना। और जैसे ही 20 मीटर पर सेकंड एक्वायर की तो फिर वो ऊपर गया, क्योंकि उसमें जी लगने लगा, ऊपर जाके वो रेस्ट पे आया, और फिर ये ऐसे बच्चों नीचे आ रहा है कॉइन, और फिर ये इसकी सीलिंग को हिट करेगा। लेकिन क्या होता ना बच्चे, यहाँ पे ये सॉल्व कर देते हैं जैसे हमने बैलून वाले में किया था, और उसका आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जब वो आंसर आता है वो ऑप्शन में होता है, लेकिन वो गलत होता है। अब वो गलत क्यों है, क्योंकि आपने जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पॉइंट पूरा 20 मीटर ले लिया। ऐसा नहीं है बेटा, जितने टाइम उसको नीचे आने में ऐसे लग रहा था उस समय में लिफ्ट चल ही रही थी। तो यहाँ पे जो फ्लोर है लिफ्ट की वो लिफ्ट के साथ अटैच है, तो जितने टाइम में वो नीचे आएगा उतने टाइम में लिफ्ट खुद ऊपर चली जाएगी। इस बात को आप समझो, यहाँ पे वो ग्राउंड नहीं है जो फिक्स है ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में ये लिफ्ट की जो फ्लोर है ये खुद ऊपर जा रही है लिफ्ट के साथ, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर लेना गलत है। एक्चुअली में अगर टी टाइम में वो ऐसे ड्रॉप होके यहां तक आया होगा तो उस टी टाइम में लिफ्ट खुद ऐसे बच्चों ऊपर चली गई है। इस बात को समझो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टी टाइम में अगर वो यहाँ नीचे आया होगा तो ये फ्लोर भी तो ऊपर पहुंच गया है, तो ये फ्लोर और कॉइन अब यहाँ पे टकरा जाएंगे। अच्छा, फ्लोर कितना पहुंच चुका ऊपर टी टाइम में, तो ये है 20 टी, क्योंकि लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है ना, तो इतनी दूरी 20 मीटर पर सेकंड से टी टाइम में कवर करेगी। तो बच्चों एक्चुअली में इसका यहां तक ही मोशन है, ये पूरा मोशन नीचे तक नहीं है, क्योंकि लिफ्ट का फ्लोर ऊपर आ गया और यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए कॉइन और लिफ्ट का फ्लोर। तो यही टाइम तो निकालना, ये टी टाइम निकालना है, ये नीचे वाला नहीं निकालना है, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर इज ऑल्सो मूविंग। अब जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो भाई अब आप डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, डिस्प्लेसमेंट जो कॉइन का हुआ है एक्चुअली में वो यहां से लेके यहां तक हुआ है, नीचे तक नहीं हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, देखो आप, तो ये टोटल 20 है और ये 20 टी है। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो है कॉइन का टी टाइम के लिए जो टाइम निकालना है वो 20 माइनस 20 टी है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ये तो हम जानते ही हैं।
तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ अब इसमें सॉल्यूशन में। तो अगर हम सॉल्यूशन में लगाएं तो u की वैल्यू बच्चों ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो 20 मीटर पर सेकेंड, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव तो -20 और a जो है वो -g है, क्योंकि जैसे ही फ्रेम से छूटा तो अब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा ये, और आपको टाइम निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो -20 इज इक्वल्स टू ut, मतलब 20 इंटू टी, है ना, ये 20t आ जाएगा भाई यहाँ पर, और -12 gt स्क्वायर, जी की वैल्यू बच्चों 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 10 और ये कैंसिल, तो ये 5t स्क्वायर आ गया आपका। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस 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 प्लस 20t इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो यहाँ से 20t और 20t क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -20 बाई -5, तो ये बचेगा बच्चों 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। तो देखो ये आंसर आया। अब बच्चे पूरा लगा लेते हैं, वो 20 मीटर तो आंसर आता है, वो ऑप्शन में होता है और वो गलत हो जाता है। यहाँ पे लिफ्ट के साथ फ्लोर भी तो ऊपर जा रहा है ना, तो फ्लोर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके हिट करेगा ना कॉइन को, उसी जगह पे थोड़ी ना हिट करेगा। अब देखो ऐसा, इसमें ये सोचना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि लिफ्ट को, लेकिन अभी आपको तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप इसको अब रिलेटिव मोशन से करें, आप लिफ्ट के फ्रेम में चले जाएं, तो फिर ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे बच्चों, लिफ्ट फ्रेम, उसमें क्या होगा कि पूरी लिफ्ट रेस्ट पे हो जाएगी, तो लिफ्ट का जो फ्लोर है वो भी रेस्ट पे आ जाएगा, तो कम से कम फ्लोर जो है वो रेस्ट पे हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिफ्ट के फ्रेम में चले गए, ये रैम की बात कर रहे हैं हम, और ये 20 मीटर है, और यहाँ पे वो आदमी है, अब वो कॉइन को रिलीज करेगा, तो होगा क्या कि अब ये लिफ्ट जो है वो खुद रेस्ट पे आ गई है, तो इसका जो ये फ्लोर है ये भी रेस्ट पर है। अब जब आप कॉइन को रिलीज करोगे तो ऊपर की तरफ 20 और ये लिफ्ट के फ्रेम में आ गए, तो इसकी स्पीड उल्टी करके दे दो, तो लिफ्ट के फ्रेम में इसकी इनिशियल स्पीड कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो 0 हो जाएगी, मतलब ये पार्टिकल नीचे जाएगा, और जो इसका फ्लोर है वो रेस्ट पे आ चुका है। इसलिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कितना ऊपर गया, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप लिफ्ट के फ्रेम में इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ये 0 है, उसको 20 कवर करना है हाइट नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगेगा इसको हिट करने पर, तो आपको पता है एक पार्टिकल को अगर ड्रॉप किया जाए और वो h हाइट नीचे जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे वही तो t होता है ना टाइम, वो होता है √2h/g, ये हमने सीखा था पहले भाई। तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डायरेक्ट आंसर आएगा एक लाइन में, इतना सब सोचना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो t इज इक्वल टू √2h/g, h कितना है लिफ्ट के फ्रेम में, हाइट कितनी कवर कर रहा है 20, डिवाइड बाई g 10, कैंसल, टाइम की वैल्यू डायरेक्ट 2 सेकेंड। देखो इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो लिफ्ट के फ्रेम में ये सवाल जरा आसान था, जबकि पिछले वाले सवाल में बैलून के फ्रेम में आसान नहीं था वो सवाल। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे रिलेटिव लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये आपकी कैपेबिलिटी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी जब आप काफी सारे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या अप्रोच रखनी चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको अब सवाल टू सवाल देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सोचने से सवाल ज्यादा आसान है। कुल मिला के आपको रिलेटिव वहां लगाना चाहिए जहां पे किसी एक चीज को आप रेस्ट पे ला सको। अगर रिलेटिव लगाने से मोशन में ही आ जाती हैं चीजें दोनों, तो फिर रिलेटिव लगाने का मतलब नहीं है ना, फायदा नहीं मिलेगा आपको। फिर आप उसको ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, और ये मूविंग फ्रेम वाले सवाल भी अब आपसे बनेंगे। ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसके टॉप पर एक क्या है बच्चों, सीलिंग पर एक स्क्रू लगा है, वो स्क्रू गिर गया, कितने समय के बाद गिरेगा, तो यही सवाल है वो एक्चुअली में, है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन एयर रेजिस्टेंस, है ना। अभी तक जो भी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है उसमें एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई थी, मतलब एयर रेजिस्टेंस को माना ही नहीं गया था। तो उन जो भी हमने फॉर्मूलेस वगैरह पढ़े हैं वो तब वैलिड है जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप जानते हो कि एयर रेजिस्टेंस होता है ना। आपका कोई पार्टिकल जाएगा तो उसको एयर अपोज करती है, जब कोई पार्टिकल फॉल होता है तो वो एयर रेजिस्टेंस वहां पे अपना
रोल जो है वो प्ले करता है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या इफेक्ट आता है वो हम देखते हैं। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि क्लाउड है ना, ऐसे आपका यहाँ पर क्लाउड है और ये बच्चों अपना ग्राउंड है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि बारिश हो रही है तो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं। अब आप रेन ड्रॉप्स के बारे में कभी भी पढ़ेंगे या पहले पढ़ा होगा या आगे चल के पढ़ेंगे तो आपने ये रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट मानी जाती है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है बच्चों वो कांस्टेंट मानी जाती है। मतलब अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, और नहीं पढ़ा है तो आगे चलकर जब हम रेन मेन प्रॉब्लम्स करेंगे या रेन ड्रॉप्स की बात करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन जो है उसको कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन आप रियलिटी बताओ, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए? क्योंकि ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है भाई। एक पानी की ड्रॉप जो गिर रही है उस पे एक्सेलरेशन जी तो लग ही रहा है, तो उसकी स्पीड तो बढ़नी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जो प्रैक्टिकली क्लाउड होता है वो ग्राउंड से लगभग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होता है, 1 से 2 किलोमीटर के आसपास। मान लो हम तो बोलते हैं कि जो क्लाउड है वो 2 किलोमीटर ऊपर है ग्राउंड से। 2 किलोमीटर का मतलब बच्चों 2000 मीटर्स, अगर मीटर की बात करें तो सोचो ये जो रेन ड्रॉप है अगर ये 2000 मीटर ऊपर से नीचे गिरे तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी क्या रफ्तार होगी, आप खुद सोचें बच्चों। तो हमने पढ़ा है कि अगर ये ड्रॉप हो रही है किसी h हाइट से तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो √2gh। अगर हम वो वाले फॉर्मूले के हिसाब से चलें, पिछले वाले √2gh, तो सोचो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी। 2g की वैल्यू 10 ले लो और हाइट जो है वो 2000 मीटर ले ले। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी भाई 2 × 2 बाहर आ जाएगा और 10,000 से 100 बाहर आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। अभी 200 मीटर पर सेकेंड तो बहुत तेज वेलोसिटी है बच्चों। 200 मीटर पर सेकेंड तो ये तो लगभग लगभग आपकी बुलेट की स्पीड होती है, बंदूक से जब गोली चलती है, इतनी ज्यादा स्पीड है। और सोचो ये ड्रॉप का भी मास अच्छा ही खासा होता है। तो अगर आप ऐसे अगर ड्रॉप गिरती और ये एक्सलरेट होना लगता और एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आप ग्राउंड पे बारिश में भीग ही नहीं पाते भाई। गोली की रफ्तार से बूंदे आ रही हैं, आप बारिश में निकल ही नहीं पाते बाहर। बारिश में यहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, इतनी तेजी से आ रही है, बहुत डैमेज पहुंचाती। फिर तो रेन बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। बट प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये इतनी वेलोसिटी अचीव ही नहीं कर पाती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि जैसे ये ड्रॉप नीचे गिरने की कोशिश करती है तो ऊपर की तरफ एयर का रेजिस्टेंस जो है वो उसको फोर्स लगाना चालू कर देता है। इसके कारण ये वाली वेलोसिटी वो अचीव ही नहीं कर पाती है। फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक गिरने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए जब आप वेलोसिटी ऑफ रेन पढ़ते हैं या कहीं पे भी रेन का डिस्क्रिप्शन होता है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप है, उसको कांस्टेंट माना जाता है। ये इसी वजह से होता है कि आपका एयर रेजिस्टेंस है। अब इसको समझते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे अचीव होती है ड्रॉप्स में। इतनी हाई वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में नहीं गिरती है ड्रॉप, है ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखें तो होता क्या है कि जब ये जो आपकी ड्रॉप है वो बच्चों जब ऐसे गिरना चालू करती है तो नीचे की तरफ ऑब्वियस सी बात है mg फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो नीचे गिरना चाह रही है। लेकिन जैसी ये रफ्तार पकड़ती, स्पीड पकड़ती है तो ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस लगता है बच्चों। अब ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स हम एफ लिख रहे हैं, है ना। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, है ना। मतलब कई सारी स्टडीज हुई हैं तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिव फोर्स है इट इज इक्वल्स टू -k/v। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी होती है। यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की रफ्तार है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ही mg फोर्स लगेगा तो पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। ये हमें समझ में आता है। और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन तो मैंने बता दी। मैग्नीट्यूड जो है वो है kv।
ये जो रजिस्टिव फोर्स लग रहा है ये लग रहा है आपका केवी। अब हुआ क्या कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ेगा। तो देखो जब ये ड्रॉप हुआ था तो सिर्फ mg लग रहा था, उस समय पे तो इसकी रफ्तार जीरो थी जब ये ड्रॉप हुआ था, तो ऊपर कोई भी के भी नहीं लगा था, तो नीचे g एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हुआ। अब इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ गई तो थोड़ी सी बढ़ी, तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर अब जो केवी फोर्स है वो बढ़ गया, mg तो कांस्टेंट है बट केवी अभी mg के बराबर नहीं हुआ है, तो नेट फोर्स तो नीचे ही लग रहा है, केवी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, मतलब रजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है बट mg के बराबर नहीं हुआ है, mg से अभी कम ही है, तो नेट फोर्स जो है वो बच्चों नीचे ही रहेगा, भले ही एक्सेलरेशन घट गया, एक्सेलरेशन घट गया बट उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन घट रहा है बट स्पीड तो बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और स्पीड एक ही डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन का घटना अलग बात है, बट जब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ती ही है। एक्सेलरेशन भले ही घट रहा है, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है बट स्पीड तो बढ़ रही है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी तो एक ऐसी स्पीड अचीव कर लेगा ड्रॉप जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि जिस समय पे ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, इतनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा कि के वी टी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा एमजी के, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब सोचो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है और नेट फोर्स आपका जीरो हो चुका है, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, तो पार्टिकल रुकेगा थोड़ी ना। पार्टिकल क्या बोलता है, फोर्स होता क्या कि अगर फोर्स लगना बंद हो जाए तो जो पार्टिकल की स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर चुका है, मतलब एक वेलोसिटी को अचीव कर चुका है और नेट फोर्स जीरो है, तो फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा जिसको हमने टर्मिनल वेलोसिटी बोला है। तो अब ये जो पार्टिकल है ये ड्रॉप है, ये नीचे, क्योंकि अब वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी तो के वी टी भी कांस्टेंट हो गया जो कि mg के बराबर है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट एक्सेलरेशन अब इसके बाद हमेशा जीरो होगा और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी vt के साथ जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये जो ड्रॉप है ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं और उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरते हैं। इसलिए जब आपको ड्रॉप के बारे में कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन के बारे में कहा जाता है, तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी माना जाता है, क्योंकि ये थोड़े ही देर में अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है जिस पर नेट फोर्स लगने वाला फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन फिर जीरो लगने लगता है, mg और रेजिस्टिव फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन नेट फोर्स को जीरो कर देता है, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो अचीव करता है जिससे वो ग्राउंड पे पहुंचता है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी 10 20 25 मीटर पर सेकंड इससे ज्यादा नहीं हो पाती। इसलिए फिर आप आराम से रेन में बाहर भीगते हो तो रेन से आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। नहीं तो आप सोचो भाई इतनी स्पीड से अगर आएगा तो फिर वो क्या डैमेज करेगा, क्योंकि आप सोचो अगर थोड़ी तेज बरसात हो जाए तो वैसे भी बूंदे आपको लगती हैं, मतलब हिट करती हैं, और इस स्पीड के साथ अगर हिट करेंगी तो पेनेट्रेट कर जाएंगी, फिर तो आप निकल ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये बात आपको समझनी थी। इसलिए रेन जो होती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो ये पूरा फिनोमेना शायद आपको समझ में आया है। इसके बाद फिर हम देखें कि भाई ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, अगर ये निकालना चाहें तो ये हम निकाल सकते हैं बच्चों। देखो जिस समय पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव किया है उस समय नेट फोर्स जीरो है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी आप निकालना चाहें तो आप ये बोल सकते हो कि व्हेन स्पीड एक्वायर्स टर्मिनल वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप जो है वो एक्वायर कर लेगा टर्मिनल वेलोसिटी, देन नेट फोर्स बिकम्स जीरो। ऐसा होगा तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो का होने का मतलब कि आपका के वी टी रेजिस्टिव फोर्स जो है, जब v टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, mg, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, mg by k इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा बन गया। लेकिन अब इसमें सवाल क्या पूछते हैं ना वो, कि भाई ड्रॉप जो है
वो यहां से बच्चों गिरना चालू हुई, ड्रॉप होना चालू हुई यहां से, तो mg तो नीचे लग ही रहा था। फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड जब बढ़ेगी तो कुछ समय के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये vt अचीव करेगा यहाँ पर। बट उसके पहले तो इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही थी ना। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम t में इसकी वेलोसिटी क्या है, ये कैसे निकालोगे, मतलब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये आपको पूछा गया सवाल। vt नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे बोला जा रहा है कि vt तो बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले टाइम के हिसाब से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो कितने टाइम पे क्या वेलोसिटी है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें बच्चों, तो ये जो आपका ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे नीचे की तरफ किसी भी इंटरमीडिएट टाइम t पर, आप ऐसा मानो नीचे की तरफ जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो mg लग रहा था और ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स kv लग रहा था। लेकिन जब तक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होती है तब तक kv जो है वो mg से कम ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ ही रहा है। एक्सेलरेशन भले ही घट रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन लिख सकते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स अगर देखें, मतलब आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लें अगर, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम जी माइनस के वी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे एफ नेट को लिख सकते हो आप एम ए, तो ए इज द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, तो ये एम जी माइनस के वी हो गया। अब यहां से अगर आप एक्सेलरेशन निकालें बच्चों, तो ये एम जी माइनस के वी डिवाइड बाई एम, तो ये आपने एक्सेलरेशन लिख लिया। अब देखो बच्चों, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल हो गया, हमने पहले पढ़ा है, ये कोई ज्यादा कठिन सवाल अब आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल एक्सेलरेशन में बहुत सवाल कर चुके हैं। अब इसको वैसा मान के चलो, देखो आपके पास 6 रिलेशन होते थे, इसमें आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया है, देखो आप, और आपसे अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है, तो आप कंसेप्ट लगा लो, थॉट प्रोसेस आपके पास आई। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा mg माइनस के वी डिवाइड बाई m। अब देखो बच्चों, ये जो v का फंक्शन है वो v के साथ ले आओ और t को उस साइड ले जाओ, तो अगर हम लेंगे तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई mg माइनस के वी इज इक्वल्स टू dt बाई m। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, यही काम तो बचा हुआ है। अच्छा, समय शून्य पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो 0 थी, क्योंकि ड्रॉप हुआ था t इक्वल्स टू 0 पर, और किसी भी t टाइम पे इसकी रफ्तार v हो गई है, जो कि हमें निकालना है। किसी भी टाइम पर इसकी जो रफ्तार है v, वो आपको बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम v मान लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो बच्चों, ये लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेशन अगर आप अब आपको आना चाहिए। अगर ये 1 बाई वी होता तो उसका इंटीग्रेशन ln v होता है, लेकिन अगर 1 बाई ए वी प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टाइप लीनियर फंक्शन हो, b की वैल्यू है बच्चों क्या mg, और a की वैल्यू है माइनस के, जो v का कोफिशिएंट है, तो उससे डिवाइड कर देते हो, ये इंटीग्रेशन हमें आता है भाई, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ln mg माइनस के वी, और ये रख देंगे 0 टू v, और डिवाइड बाई v का जो कोफिशिएंट है तो माइनस 1 बाई के, है ना, माइनस के से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो माइनस 1 बाई के लिख लिया। और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0, तो t बचेगा, तो ये t बाई एम हो जाएगा। आई होप क्लियर है भाई यहाँ तक। इसको k को उधर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा ln mg, v की जगह v रखोगे तो माइनस के वी हो जाएगा, फिर यहाँ v की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस ln mg होगा, लेकिन मैं ln वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, m माइनस m, तो m अपॉन n हो जाता है, तो नीचे mg बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना बच्चों। अब ये सब चीजें आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए, इसलिए बेसिक मैथ्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। अब ये नहीं बनेगा तो आई एम हेल्पलेस। तो mg माइनस के वी अपॉन mg इज इक्वल टू माइनस के उधर चला गया, तो माइनस के टी बाई एम, ये बच गया। अब बच्चों आप ln वाली प्रॉपर्टी, हमें तो v निकालना है ना, तो ln वाली प्रॉपर्टी ये क्या है, log जिसका बेस e है, ये वैल्यू है और ये पावर है, तो आप उसको फॉर्म में ले आओ, मतलब बेस पावर और वैल्यू के फॉर्म में ले आओ, है ना, ln से हटाकर। तो इसका बेस e है, पावर ये है बच्चों, और वैल्यू ये है, तो मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूं उधर,
तो वैल्यू है mg माइनस kv अपॉन mg इज इक्वल्स टू, बेस है e और पावर है माइनस के टी बाई एम। अब देखो हमें तो भाई v चाहिए था, v, तो v कैसे निकालेंगे, देखिए आप mg को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो mg को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच जाएगा mg माइनस के वी इज इक्वल्स टू mg e माइनस के टी बाई एम। अब देखो आप इसको इधर लाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के वी इज इक्वल्स टू, mg को इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mg कॉमन आ गया, mg वन माइनस, mg कॉमन लोगे ना तो वन माइनस क्या बचेगा, e की पावर माइनस के टी बाई एम, और ये के वी था तो k को नीचे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई k। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों ये आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान से देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसे कई सारे फंक्शंस आपको बाद में आएंगे, मतलब जब आप कैपेसिटर 12th में पढ़ेंगे, कैपेसिटिव सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, तो इस टाइप के फंक्शंस आते हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोला जाता है। अगर इसकी ग्राफ की बात करूं मैं आपको, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शन से देखें तो अगर एट टी इक्वल्स टू जीरो देखें फर्स्ट, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो ई की पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो होती है तो वन हो जाता है, तो वन माइनस वन जीरो होगा, मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो। तो देखो ये है भी ऐसा, ये फंक्शन भी प्रूफ कर रहा है कि t इक्वल्स टू जीरो समय पर आपकी वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल स्पीड। सेकंड, अगर मैं t बहुत ज्यादा ले लूं, टाइम इन्फिनाइट टाइम ले लूं, तो अगर आप यहाँ पे इन्फिनाइट रखोगे तो t की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ वन बचेगा, तो आपका बचेगा क्या बच्चों, mg बाई के। और देखो ये mg बाई के ही तो क्या है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी जो मैंने आपको निकाल के बताई थी। देखो ऊपर मैंने आपको क्वालिटेटिवली भी निकाल के बताया था, और यहाँ पे क्वांटिटेटिवली भी आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वो जब नीचे गिरेगी ड्रॉप, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी होगी जिसकी वैल्यू mg बाई के है। तो मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला बिल्कुल सही है, यानी कि हो क्या रहा है कि जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, और उसके बाद काफी समय के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर जाएगी vt विच इज इक्वल्स टू mg बाई के। तो ये ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व, जीरो से फिर ये बहुत ज्यादा समय पर अचीव करेगी। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, डाउट आता है कि सर आपने ये जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कराई है ये तो इन्फिनिटी टाइम पर है, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम पे होगा ऐसा, इसका मतलब कभी भी पार्टिकल जो है या ड्रॉप जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ही नहीं करेगी। बच्चों वैसा नहीं है, आप ऐसा सोचो ये इन्फिनाइट टाइम पे तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगर मान लो कि इसका जो एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी तो इन्फिनाइट टाइम पे करेगा, बट अगर मैं आपसे बोलूं जैसे मान लीजिए कि ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो इन्फिनाइट टाइम पे करेगा, वो कभी करेगा ही नहीं, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो आप। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 9.99 मीटर पर सेकेंड, 9.99 मीटर पर सेकेंड वो एक फाइनाइट टाइम में अचीव कर लेगा, 9.99 वो एक फाइनाइट टाइम टी पर बच्चों अचीव कर लेगा, उसके बाद वो 10 नहीं करे, लेकिन 9.99 मीटर पर सेकंड तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड जैसा ही है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक फाइनाइट टाइम में वो अगर उसका 99.9% अचीव कर ले तो भी तो वो हमारे लिए भाई टर्मिनल वेलोसिटी जैसा ही है, क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेटली बोल तो हम उतना ही सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी, देखो ये जो है ये ग्रोथ जो है ये बहुत जल्दी होता है, फिर बाद में ये बहुत समय लेता है, मतलब 0.01% का जो गैप है 9.99 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड का, देखो जीरो से 9.99 मीटर पर सेकंड तो वो तुरंत कर लेगा बिल्कुल कम समय पर, लेकिन उसके बाद जो वो 9.99 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के लिए वो इन्फिनाइट टाइम लेता है, इसलिए हम फाइनाइट टाइम पे ही बोलेंगे कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, है ना। तो आई होप आपको टर्मिनल वेलोसिटी और एयर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा।
ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये एक आप क्वेश्चन की तरह, एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। अगर आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन सॉल्व करना आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो वही क्वेश्चन बन गया। अब बच्चों होता क्या है कि आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले किसी भी टी टाइम में कि कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो। v को आप dx बाई dt लिख दो, तो dt को उधर ले आओ और dx तो यहाँ पे है ही, आप उसको इंटीग्रेट करना तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे कई सवाल बना सकते हैं। अब बच्चों जरूरी नहीं है, मतलब ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है कि जनरली रेजिस्टिव फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होते हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। तो कई, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिचुएशन चेंज कर सकता है वो, इसलिए आप पूरी प्रोसेस समझे अच्छे से। ये हो सकता है कि एग्जामिनर के माइंड में आए तो वो बोले कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, तो फिर ये के वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी आपको फंक्शन वो दे सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन में कमांड है अच्छी, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों को टफ लगता है, इससे डर लगता है, डरने की कोई ऐसी बात है ही नहीं। बेसिक्स क्लियर है तो बहुत आसानी से आपको इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। तो देखो बच्चों, जैसे ये एयर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट सीखा हमने, इसमें एक और सिचुएशन में आपको एयर रेजिस्टेंस के थ्रू क्वेश्चन बना सकते हैं वो। अब आपसे क्या बोल देंगे कि ये पार्टिकल को हमने ड्रॉप नहीं किया है, वो ऐसा बोल देते हैं कि हमने ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका u रफ्तार से। तो आपको बताना है भाई कि अगर हम इसको u रफ्तार से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये, इसकी वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, है ना बच्चों, एयर रेजिस्टेंस है, वो ऐसा बोल रहा है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, मतलब एयर अपना इफेक्ट डाल रही है। तो आप जानते हो कि अभी भी मोशन तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें ये वाले फॉर्मूले लगेंगे क्या जो आपने सीखा है भाई। ऊपर जाने के बाद एच मैक्स आप निकालते हो यू स्क्वायर बाई टू जी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो टू यू बाई जी, तो ऐसा तो नहीं लगेगा। इसका जो बेसिकली फॉर्मूले होंगे, इसका फंक्शन, जैसे किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वो वाले रूल्स तो नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है जो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। तो वो जो जितनी भी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, जो हमने 4 केसेस पढ़े थे, वो सिर्फ तब वैलिड है जब बच्चों आपका एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, मतलब नहीं माना गया है कुल मिला के, ये है ना। अब ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो इसमें क्या करेंगे, तो एयर रेजिस्टेंस को बच्चों कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि किसी भी इंटरमीडिएट टी टाइम में आप देखो तो u वाली जो वेलोसिटी है वो तो ऊपर है, अगर वेलोसिटी ऊपर है तो नीचे ही mg फोर्स लग रहा है, और नीचे कौन लगेगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो है बच्चों वो किसके अपोजिट लगता है, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी अब ऊपर की तरफ है, तो आपका जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नीचे लगेगा, मतलब kv, ये डायरेक्शन है। रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स हमने बताया था आपको अभी कि माइनस kv होता है जनरली। तो माइनस का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है बच्चों, रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये उस ऊपर की तरफ अगर आपका u है, v है किसी भी t टाइम में, है ना, v, ये इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो नीचे की तरफ kv फोर्स लगेगा। अब आप ध्यान से देखो तो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट टू वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है अपोजिट टू वेलोसिटी। तो अब अगर आप नेट फोर्स लिखेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन अगर आपने प्लस मानी है तो नीचे की डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जो आपका नेट फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस, और दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में केवी और एमजी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एमजी प्लस केवी, ब्रैकेट लगा लो, ये नेट फोर्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और नीचे की तरफ लग रहा है नेट फोर्स, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ ले लिया, डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। इसको लिख सकते हो एम ए, तो अब ए जो है आपका वो हो जाएगा बच्चों माइनस एम जी प्लस के वी बाई एम, मास ऑफ द पार्टिकल बॉल। तो अगर ये ऐसा आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो अभी भी तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना बच्चों, तो एवी से आपको वीटी चाहिए। तो एवी से वीटी जाने का तरीका क्या है,
कि आप a को लिख लो dv बाई dt, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो a को लिख लिया हमने dv बाई dt। अच्छा dv के नीचे मैं डायरेक्ट इसको ले आता हूँ v वाले फंक्शन को, तो आप लाओगे तो ये हो जाएगा mg प्लस kv, और इज इक्वल टू dt को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस dt बाई m, है ना, माइनस साइन तो था ही वहां पर, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों साइड आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो 0 से t टाइम के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, 0 पर देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कितनी है भाई, u, तो आपको u लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और t टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर v लिखना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही ax प्लस b लीनियर फंक्शन है, तो ln mg प्लस kv, लिमिट लगा देंगे u टू v, और ये dt का बच्चों t होता है तो माइनस, अच्छा इसमें जो वेलोसिटी का कोफिशिएंट है वो डिवाइड भी होगा, है ना, ये आपको याद रखना है इंटीग्रेशन में। और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाई एम। तो अब देखो k को उधर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा ln mg प्लस k, v की जगह v रखो, फिर माइनस ln mg प्लस के यू, तो माइनस वाले को डिवाइड में ले आओ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे mg प्लस के यू, ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा तो ये माइनस के टी बाई एम, ये बचेगा भाई, है ना। फिर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वही लगा लो, बेस ई है, पावर ये है और वैल्यू ये है, तो वैल्यू हमने लिखा mg प्लस के वी डिवाइड बाई mg प्लस के यू, और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस के टी बाई एम, और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mg प्लस के वी इज इक्वल्स टू mg प्लस के यू मल्टीप्लाइड बाई e टू पावर माइनस के टी बाई एम, और फिर हमें v निकालना था तो mg को उधर ले जाओ, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा mg माइनस में आ जाएगा भाई, देखो तो mg प्लस के यू ई टू दी पावर माइनस के टी बाई एम माइनस mg डिवाइड बाई k, है ना, v के साथ k था तो k नीचे आ जाएगा, तो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर से वही बात, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछे तो dx बाई dt करो, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर अगर आपसे और अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि बताओ भाई मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, आप वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो वेलोसिटी को जीरो करोगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो है ना, तो वेलोसिटी को अगर जीरो कर दोगे तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, फिर उस टाइम की वैल्यू आप xt फंक्शन में डाल देना, तो x निकल आएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट निकल आएगा। तो इस तरीके से बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं इसके बाद भी, v की जगह v स्क्वायर दे सकता है, कुछ और फंक्शन बना दे, उस फंक्शन को यहाँ पे रखना है, सॉल्व करना है, वो सारे वेरिएबल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा सकता है वो, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा, है ना। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे जेई मेंस दो, एडवांस दो, नीट दो, एम्स दो, आपका क्या चेंज होता है बच्चों, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन क्या रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, इसलिए कॉन्सेप्ट्स में पकड़ होनी अच्छी जरूरी है बहुत। तो आप पूरी प्रोसेस को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, और उसके हिसाब से आप सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तो वहां पे आपको ये चीजें बन जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर वो पूछ सकता है, लेकिन हमें वेरिएबल एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करना आता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने आपको सारी प्रोसेसेस बता दी थी, जो 30 प्रोसेस थी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा।